हेलो एवरीवन। आज हम आप लोग के साथ एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आइए इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो होता क्या है। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा जो सब्जेक्ट है ये दो वर्ड से बना है। एक वर्ड है फाइनेंशियल और एक वर्ड है मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये दो शब्द से बना है, ठीक है। एक शब्द है फाइनेंशियल और दूसरा शब्द है मैनेजमेंट। नाउ अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल का, तो फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। नाउ अब आप बोलोगे सर फाइनेंस का मतलब क्या होता है? तो द फंड रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस to execute its day-to-day activity या day-to-day operation is called finance। तो बिजनेस चलाने के लिए हमको जो फंड की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनी, है कि नहीं? बिजनेस चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो फाइनेंस का सरल शब्दों में मतलब क्या होता है? पैसा। वो फंड जो कि हमको बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी को चलाने के लिए चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है? फाइनेंस। नाउ व्हाट अबाउट मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। इस बोर्ड वर्क को कॉपी करिए। तो जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दो शब्द से बना है। एक है फाइनेंशियल, एक है मैनेजमेंट। फाइनेंशियल का मतलब होता है वो सब कुछ जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, ठीक है। और फाइनेंस का मतलब क्या होता है? वो फंड जो कि बिजनेस को चलाने के लिए जरूरत पड़ता है, यानी इन शॉर्ट क्या बोला जाएगा? मनी। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मनी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग। अगर हम लोग इन शॉर्ट अगर बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मनी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग। उसी का टेक्निकल नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो बच्चों, हम किसी भी चीज को डिसीजन मेकिंग कब कहते हैं? फाइनेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है वो तो समझ में आ गया कि फाइनेंशियल का मतलब है एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, मतलब पैसा। पैसा को बोला जा रहा है फाइनेंशियल। मैनेजमेंट का मतलब है डिसीजन मेकिंग, मतलब पैसे से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला जाता है। पर डिसीजन मेकिंग किसको बोला जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग? तो देखो, डिसीजन मेकिंग में दो कंडीशन होता है, ठीक है। मस्ट हैव more than one alternative and must, या फिर ऐसे बोलो, each alternatives must have its own positive side and negative side। इसको कॉपी करो बच्चों, डिस्कस करते हैं। Each alternative must have its own positive or oblique and negative side। तो डिसीजन मेकिंग किसे कहा जाता है? अगर ये दो कंडीशन मीट हो रहा है तो उसको डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। कंडीशन नंबर 1 क्या है? मोर देन वन अल्टरनेटिव होना चाहिए, आपके पास दो या दो से अधिक ऑप्शन होना चाहिए, और हर ऑप्शन का अपना ही एक फायदा होना चाहिए और अपना ही नुकसान होना चाहिए। हर ऑप्शन का अपने में एक फायदा होना चाहिए और अपना ही एक नुकसान होना चाहिए। बच्चों इसको सरल शब्दों में समझते हैं, ठीक है। सपोज आप प्लेस ए में खड़े हो, ठीक है। आप कहां खड़े हो? प्लेस ए में, ठीक है। आपको प्लेस बी में जाना है। आप प्लेस ए में खड़े हो, आपको प्लेस बी में जाना है, और इसका एक ही रास्ता है। तो बताइए, अगर हम आपको यह कहें कि आप प्लेस ए में खड़े हो, आपको प्लेस बी में जाना है, बताइए डिसीजन मेकिंग करके कि कौन से रास्ते से जाएंगे। तो क्या ये डिसीजन मेकिंग है? क्या आपको कुछ अल्टरनेटिव्स मिला? क्या आपको कुछ चुनना है? अरे आप प्लेस ए में खड़ा, आपको प्लेस बी में जाना, एक ही रास्ता है, तो आप क्या करोगे? इसी रास्ते से जाओगे। क्या आपने कोई डिसीजन मेकिंग किया? नहीं।
आपने सिलेक्शन किया, आप सीधा सीधी प्लेस ए में खड़े थे, प्लेस बी में जाने का एक ही रास्ता है, आप सीधा इस रास्ते से चल दिए। अगर हम आपको ये कहते हैं कि आप प्लेस ए में खड़े हो और आपको प्लेस बी में जाना है, अब प्लेस ए से प्लेस बी में जाने का दो रास्ता है, ठीक है। एक ये आपको जो दिख रहा है ये शॉर्ट रूट, ठीक है, और एक आपको जो दिख रहा है ये है लॉन्ग रूट। अब हम आपसे पूछेंगे, बताइए कि आपको प्लेस ए से प्लेस बी में जाना है, कौन से रास्ते से जाओगे? अभी आप प्लेस ए में खड़े हो और प्लेस बी में जाने का एक शॉर्ट रूट है, एक लॉन्ग रूट है। अगर हम आपसे पूछे कौन से रास्ते से जाओगे, तो क्या ये डिसीजन मेकिंग है? ये अभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं है। डिसीजन मेकिंग में दो कंडीशन होता है। एक क्या होता है, मस्ट हैव मोर देन वन अल्टरनेटिव। तो आपके पास दो अल्टरनेटिव है, आप दोनों में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग नहीं कहलाता है। डिसीजन मेकिंग तब कहलाता है जब हर अल्टरनेटिव का अपना एक फायदा और अपना नुकसान हो। हर अल्टरनेटिव का अपना फायदा और अपना नुकसान होना चाहिए। अब जैसे देखो, प्लेस ए से प्लेस बी में जाने का एक शॉर्ट रूट है, एक लॉन्ग रूट है। हम आपको ये कहते हैं कि ये जो लॉन्ग रूट है ना, ये स्मूथ है। ये जो लॉन्ग रूट है ये स्मूथ है, एकदम मस्त मक्खन माफिक रास्ता है, ठीक है, गाड़ी बहुत अच्छा चलेगा। और ये जो शॉर्ट रूट है ना, ये नॉन स्मूथ रोड है, ठीक है, उबड़ खाबड़ रास्ता है। ये क्या है? नॉन स्मूथ रोड है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, गड्ढा बहुत भरा पड़ा है, ठीक है, जगह जगह पे गड्ढा बहुत है। अब अगर हम आपसे पूछे कि बताओ प्लेस ए से प्लेस बी में जाना है तो कौन से रास्ते से जाओगे, तो अब आप रियल मायने में डिसीजन मेकिंग करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लेस ए से प्लेस बी में जाने का आपके पास दो रास्ता है, यानी मोर देन वन अल्टरनेटिव हो गया, और हर अल्टरनेटिव का अपना फायदा और अपना नुकसान है। प्लेस ए से प्लेस बी में जाने का अगर हम इसका बात करें, ठीक है, मान लो ये है रोड 1, ठीक है, और ये मान लो रोड 2 है, तो हम आपको पूछे बताओ रोड 1 का क्या फायदा, तो आप क्या बोलोगे? सर रास्ता नजदीक है, शॉर्ट रूट है। लेकिन हम आप बोलेंगे क्या नुकसान है, तो आप क्या बोलोगे? अनस्मूथ रोड है, नॉन स्मूथ रोड है, उबड़ खाबड़ रास्ता ज्यादा है। वही अगर हम आपसे पूछे बताओ रोड 2 का पॉजिटिव साइड क्या है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव है कि रोड स्मूथ है। हम बोलेंगे नेगेटिव साइड क्या है, तो आप क्या बोलोगे? लॉन्ग रूट है। तो हर अल्टरनेटिव का आपका अपने में क्या होना चाहिए? फायदा होना चाहिए और अपने में नुकसान होना चाहिए। अब अगर हम आप लोग से पोल करवाते हैं, हम आप लोग से पूछते हैं कि बताओ प्लेस ए से प्लेस बी में किस रास्ते से जाओगे, रोड 1 से जाओगे कि रोड 2 से जाओगे, तो पता है एक जैसा आंसर नहीं आएगा। कोई स्टूडेंट रोड 1 बोलेगा, कोई स्टूडेंट रोड 2 बोलेगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आएगा। एंड दैट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग तब होता है जब हमारे पास दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव्स हो, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा अल्टरनेटिव हो और हर अल्टरनेटिव का अपना फायदे नुकसान हो, तब ना आप सोचेंगे और विचारेंगे। तो दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके पास बहुत सारा मनी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करना है, और आपके पास जो भी अल्टरनेटिव्स होगा, सब अल्टरनेटिव्स का अपना फायदा या नुकसान होगा। तो उसमें से जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा वो आपको चुनना होगा, और सबका नजरिया अलग अलग हो सकता है। सबका नजरिया अलग अलग हो सकता है। आप सोशल मीडिया में एक बहुत पुराना कोट भी पढ़े होंगे, ठीक है, क्या पढ़े होंगे, मतलब कोट नहीं, आप एक सिंबल देखे होंगे, जैसे ऐसे करके लिखा हुआ है 6, ठीक है। अब अगर हम इधर से पढ़े तो हमको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। लेकिन अगर हम उस तरफ चले जाते हैं और इधर से पढ़ते हैं तो क्या दिखता है? 9 दिखता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सामने वाला उधर जो सोच रहा था वो गलत सोच रहा था, या फिर जो हम सोच रहे वो गलत सोच रहे। देखा जाए तो मेरे तरफ से ये 9 है, लेकिन अगर हम उस तरफ चले जाते हैं तो ये हमको क्या दिखता है? 6 दिखता है। तो जो नजरिया है वो सबका अलग अलग होता है, सोचने समझने का जो तरीका होता है वो सबका अलग होता है। तो उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो हम लोग सबसे बेस्ट से बेस्ट, अच्छा से अच्छा डिसीजन मेकिंग करें मनी रिलेटेड, वो हम लोग को इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है मनी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करना। और हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग होता है, हमारे पास बहुत सारा अल्टरनेटिव्स होगा, हर अल्टरनेटिव्स का अपना फायदे नुकसान होगा। हमको उसमें से कोई बेस्ट तरीका चूज करना है और उसको ऑप्ट करना है, ठीक है। पर पर्सन टू पर्सन वो जो डिसीजन मेकिंग है वो डिफर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सबका नजरिया, सबका सोच क्या होगा? अलग अलग हो सकता है। तो आप इस बोर्ड वर्क को कॉपी कर लो अच्छे से। दिस इज द इंट्रोडक्शन ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हम आप लोगों के साथ ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस किए। ये पॉइंट नंबर 1 था। अब आइए पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं। सरल शब्दों में
मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर वन लाइन में अगर आपको डिफाइन करना पड़े कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग बताओ, डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? पॉइंट नंबर 2, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा बच्चों, एक चीज और हम आपको बता देते हैं। देखो, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, पैसे से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, ये सब कोई करता है, ठीक है, हम आप हर कोई कर सकता है। पर बेसिकली जो हम लोगों को पढ़ना है वो कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि एक कंपनी है, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, तो वो कैसे कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगी, वो कैसे कैसे मनी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करेगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, बट द थिंग इज कि हम लोग के सिलेबस में केवल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है तो वो क्या क्या चीज सोचती है, मनी रिलेटेड क्या क्या वो डिसीजन मेकिंग करने से पहले चीजों को एनालाइज करती है, तो वो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग जो कुछ भी अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो कंपनी रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। पर ये मत समझना कि केवल कंपनी में ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई भी करता है, ठीक है, हम आप कोई भी करते ही हैं। नाउ अगर हम आपसे बात करें डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो आप बोलोगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ एक्विजिशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, एक्विजिशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, या फिर आप ऐसे बोलो एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट एक ही चीज होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। एक्विजिशन ऑफ फंड, इसका मतलब होता है पैसा कहां से लाए, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ फंड का मतलब क्या होता है? पैसा कहां से लाए। इसको अदर भाषा में प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड भी बोला जाता है। और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है, पैसा का सही इस्तेमाल कहां करें, ठीक है, पैसे का सही इस्तेमाल कहां करें। यह भी तो सोचने वाला बात है, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये भी तो सोचने वाला बात है, मजाक थोड़ी है। पहले तो पैसा कहां से आए, ये भी बहुत सीरियस इशू है, ठीक है, और फिर पैसे का सही इस्तेमाल कैसे हो, ये भी एक सीरियस इशू है, ठीक है। तो एक ये सीरियस वाला डिसीजन मेकिंग है जो कि हम लोगों को करना है। तो देखो बच्चों, अब हमको पैसा लाना है, तो जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि हम लोग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो हमको एक बात बताइए, कंपनी पैसा कहां से लाती है? कंपनी पैसा लाती है पब्लिक से इक्विटी शेयर इशू करके। तो कंपनी के पास जो फंड होता है वो किस फॉर्म में होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में होता है। कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है और पैसा उठाती है। और क्या होता है? कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, वहां से पैसा उठाती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड। और पैसा कहां से उठाया जाता है? डिवेंचर से उठाया जाता है, डिवेंचर से उठाया जाता है, बॉन्ड से उठाया जाता है, लोन लिया जाता है। तो ये सारे का सारा चीज क्या है? कंपनी यहां से पैसा उठाती है कि नहीं? पब्लिक में इक्विटी शेयर इशू करके इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा उठाती है, पैसा लाती है। प्रेफरेंस शेयर इशू करके प्रेफरेंस शेयर के थ्रू पैसा लाती है। डिवेंचर या बॉन्ड इशू करके वहां से पैसा लाती है। बैंक से या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर वहां से पैसा लाती है, ठीक है। तो हमको एक बात बताइए, क्या ये सारे का सारा पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट आता है? कहने का मतलब है, क्या इन पैसों के बदले कोई कीमत चुकाया जाता है कि नहीं जाता है? अगर कंपनी पब्लिक से इक्विटी शेयर के नाम पे पैसा उठा रही है तो बदले में क्या करना है? कुछ नहीं करना है क्या?
अरे बदले में डिविडेंड देना है कि नहीं देना है? अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठा रही तो बदले में डिविडेंड देना है कि नहीं देना है? अगर कंपनी डिवेंचर या लोन के नाम से पैसा उठा रही है तो बदले में इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है? तो ये क्या है? यही तो कॉस्ट है कंपनी के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक्चुअली बच्चों, हम आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग से हम आपको ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी समझ में आ जाए और साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाए कि हम लोग के सब्जेक्ट में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशन में ही इसके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। एक्विजिशन ऑफ फंड का मतलब पैसा कहां से लाए और एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब पैसा का सही इस्तेमाल कहां करे। ठीक है, तो पैसा कैसे लाओगे? तो कंपनी पैसा कहां से उठाती है? इक्विटी शेयर के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू, डिवेंचर या बॉन्ड के थ्रू, या बैंक से लोन लेकर उठाती है। तो बदले में कंपनी को कुछ ना कुछ तो चुकाना पड़ता है ना। इक्विटी शेयर के बदले डिविडेंड चुकाना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर के बदले डिविडेंड चुकाना पड़ता है, डिवेंचर बॉन्ड और लोन के बदले इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो कंपनी कीमत चुका रही कि नहीं चुका रही है? एंड दैट इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि देखा जाए कंपनी के केस में ये सारा का सारा कैपिटल कहलाता है। ऑल्दो ये बात अलग है कि आप थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओगे कि सर ये जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होता है ये ओन कैपिटल होता है, डिवेंचर और ये जो बॉन्ड होता है ये तो लोन होता है, मतलब ये आउटसाइडर होता है। वो सब ठीक है। हमको एक बात बताओ, हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर अपना पैसा है और डिवेंचर हम लोग बोलते हैं वो गांव का पैसा है। ट्रू, इट इज ट्रू। पर देखा जाए हम लोग डिवेंचर का भी तो वही यूज करते हैं जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का यूज करते हैं। हमारे जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का यूज है, क्या यूज है? उसको बिजनेस में लगाना। तो डिवेंचर के पैसे से भी तो डायरेक्टर उस पैसे को बिजनेस में यूज करता है। वो थोड़ी अपने पर्सनल खर्चे को मीट करने के लिए वो पैसा उठा के ले जाता है। तो देखा जाए पर्पस तो दोनों का सेम रहता है। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर से भी कंपनी वही काम करती है जो काम डिवेंचर के पैसे से करती है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कंपनी का इंटरनल कैपिटल होता है और देखा जाए तो डिवेंचर और लोन ये भी क्या है? एक तरह का कैपिटल है। इसको एक्सटर्नल कैपिटल बोल दो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में इनको टोटली कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, मतलब इक्विटी का पैसा को भी बिजनेस में यूज करना है, प्रेफरेंस के पैसे को भी बिजनेस में यूज करना है और डिवेंचर और लोन के पैसे को भी क्या करना है? बिजनेस में यूज करना है। ठीक है, तो ऑल्दो ये इंटरनल कैपिटल है, कौन? इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और डिवेंचर और बॉन्ड क्या है? एक्सटर्नल कैपिटल है। पर है तो दोनों का दोनों काम कैपिटल वाला ही कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ओवरऑल कैपिटल ही बोलते हैं अपने सब्जेक्ट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरऑल इनको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन सबको कैपिटल बोला जाता है। तो देखा जाए इस कैपिटल के बदले जो हम कीमत चुका रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम लोग का पहला प्रैक्टिकल चैप्टर होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लगता है। क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, हमको जो कीमत चुकाना पड़ रहा है उससे मेरा कमाई क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना जरूरी है। क्योंकि हम जो कुछ भी कीमत चुका रहे हैं, अगर हम मान लीजिए पब्लिक से पैसा उठाए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर के नाम से, या बैंक से अगर हम लोन के नाम पे पैसा उठाए, तो उस पैसे को उठाए उसके लिए जो हम कीमत चुका रहे हैं उससे ज्यादा मेरा कमाई होना चाहिए। ठीक है, तभी तो ये मेरा बिजनेस सही सही कहलाएगा कि हम जितना कीमत चुका रहे हैं उससे ज्यादा मेरा कमाई होना चाहिए। तो फॉर दैट वी लर्न क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। हालांकि कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड आप लोग पहले सुने होंगे, ये बात अलग है कि आप लोग भूल गए होंगे। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर ये शब्द आप लोग सुने होंगे। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? सरल शब्दों में कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। देखो जैसा कि आपको पता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ रहा है। तो आप ऐसा कॉम्बो सेट करो कि आपको कम से कम कीमत चुकाना पड़े। ठीक है, आपको कम से कम कीमत चुकाना पड़े, आप उसका एक कंपोजिशन बनाओ। आप पब्लिक से कितना इक्विटी शेयर के नाम पे पैसा उठाओ, आप कितना पैसा डिवेंचर के नाम पे उठाओगे, कितना पैसा प्रेफरेंस शेयर के उठाओगे, कितना बैंक से लोन के रूप में लोगे, उसका एक कंपोजिशन बनाओ। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो कितना रुपया हम इक्विटी शेयर के रूप में रखे 100 करोड़ में, कितना हम प्रेफरेंस शेयर के नाम से उठाए, कितना हम लोन के नाम से उठाए, कितना हम डिवेंचर के नाम से उठाए, ताकि ओवरऑल आपका कॉस्ट क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम पड़े। बुद्धिमानी तो इसी में ना है। बुद्धिमानी क्या चीज में? कि आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए और रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट कम होना चाहिए और रिटर्न क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो ये वाला चीज हम लोग इस चैप्टर में सीखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, कि हम लोग अपना कैपिटल का कंपोजिशन किस तरीके का रखे, है ना। हम लोग अपने कैपिटल का कंपोजिशन किस तरीके का रखे। अगर हमको 100 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, तो वो 100 करोड़ रुपया में कितना हम इक्विटी का पैसा रखे, कितना हम प्रेफरेंस के नाम से रखे, कितना हम डिवेंचर के नाम से रखे, कितना लोन के नाम से रखे। ठीक है,
मान लो हमने ये डिसाइड करते हैं कि 100 करोड़ में 40 करोड़ का इक्विटी शेयर उठा लेते हैं, 20 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर उठा लेते हैं, 30 करोड़ का डिवेंचर उठा लेते हैं और 10 करोड़ का लोन ले लेते हैं। तो आप एक डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, डिसाइड कर रहे हो कि कितना ओवरऑल हम अपना कैपिटल रखे, कंपोजिशन ऑफ कैपिटल रखे कि ओवरऑल मेरा कॉस्ट क्या है, कम है, ठीक है। तो वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तीसरा होता है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है रिस्क, जो कि तीसरा होता है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है रिस्क, ठीक है। अब देखा जाए तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब के साथ रिस्क भी एसोसिएटेड है, ठीक है। ये बात अलग है कि डिवेंचर और बॉन्ड में रिस्क ज्यादा होता है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में रिस्क कम होता है, पर रिस्क तो होता है। अब आप बोलोगे सर रिस्क किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? देखो, अगर आप लोग आप एज अ कंपनी अगर डिवेंचर इशू करते हैं, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, तो आपको क्या है, उसका इंटरेस्ट चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, आप जहां पर पैसा लगाए हो वहां से आपको रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको उसका इंटरेस्ट चुकाना ही चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो देखा जाए आप कमाए या ना कमाए, आपको पैसा चुकाना है कि नहीं चुकाना है, दैट इज व्हाट, दैट इज रिस्क, कि आपको इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा। हाँ, शेयर्स के केस में ऐसा होता है कि कमाएंगे तो देंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे। लेकिन हमको एक बात बताइए, आप नहीं कमाइएगा तो क्या शेयर होल्डर आपका साथ देंगे? शेयर होल्डर क्या करेंगे, आपका शेयर आप ही को वापस बेचकर निकल पड़ेंगे, बोलेंगे बेकार हुआ, हम तुम पे भरोसा किए, तुमको पैसा दिए, है कि नहीं। तो देखा जाए शेयर होल्डर के, अगर शेयर होल्डर भी अगर हमारे पास पैसा लगाते हैं तो उनको बदले में हम डिविडेंड नहीं दे रहे, क्योंकि हम कमा नहीं रहे। लेकिन अगर हम नहीं कमाते हैं और डिविडेंड नहीं देते हैं तो हम भी तो अपने शेयर होल्डर का क्या बोलते हैं, हाथ से धो बैठते हैं, उनका साथ मेरे से निकल जाता है, वो हम मेरे को फ्यूचर में साथ नहीं देंगे। तो देखा जाए एक बिजनेस में केवल लोन का पैसा जरूरत थोड़ी होता है, अपना खुद का पैसा भी तो होना चाहिए, है कि नहीं, अपना खुद का भी पैसा होना चाहिए। तो देखा जाए तो हमारा जो डिवेंचर और लोन होता है, बॉन्ड होता है, ये सब हाईली रिस्की होता है, क्योंकि कमाई ना कमाई आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, आप नुकसान में तो भी आपको इंटरेस्ट देना है। लेकिन देखा जाए जो शेयर्स है वो कम रिस्की है, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि वो रिस्की नहीं है। अगर हम प्रॉपरली पैसा नहीं कमाएंगे, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देंगे, तो वो नाराज हो जाएंगे और वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। और वंस अगर शेयर होल्डर नहीं रहेगा तो बिजनेस ही नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपका ओन फंड होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपका खुद का पैसा होना जरूरी है, और अगर शेयर होल्डर से आपको सपोर्ट नहीं मिला तो फिर आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम लोग है ना कैपिटल स्ट्रक्चर का रिस्क मेजर करना सीखते हैं, ठीक है, कि हम लोग जो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर रखे हैं, हम लोग जो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड रखे हैं, उसका रिस्क मेजरमेंट हम लोग इस चैप्टर में सीखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में ये 3 बातें होती है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में ये 3 बातें होती है। नंबर 1, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का मतलब क्या है, पैसा कहां से लाए, ठीक है। तो पैसा कहां से लाए, तो आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर इशू कर लो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो, डिवेंचर या बॉन्ड इशू कर लो, बैंक से लोन ले लो, तो इसके बदले आप जो कीमत चुकाओगे उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का, कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल कम से कम रहे, इसके लिए हम एक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल डिसाइड करते हैं कि कितना रुपए का हम इक्विटी शेयर रखें, कितना रुपए का प्रेफरेंस शेयर रखें, कितना रुपए हम डिवेंचर रखें, कितना रुपए हम लोन रखें। और इन सब के साथ जो मेरा रिस्क एसोसिएटेड है, वो रिस्क का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग लेवरेज पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का बैक टू बैक 3 चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज। ये बात हो गया कि पैसा कहां से लाए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि पैसा कहां लगाए, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ठीक है। तो होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पैसा कहां लगाना चाहिए, तो फंड इज यूटिलाइज्ड इन असेट। फंड कहां यूटिलाइज किया जाता है, असेट पे यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग, और हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आपके पास पैसा आ गया, ठीक है, आपके पास पैसा आ गया, तो आप उस पैसे को कहां लगाओगे, सबसे पहले फिक्स एसेट्स खरीदोगे। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में भी आप लोग ये सब बात पढ़ा होगा कि बिजनेस में पहले पैसा आता है, पैसा आता है तो बिजनेस सबसे पहले क्या करता है, फिक्स एसेट्स खरीदता है, ठीक है। और उसके बाद फिर अदर रिक्वायर्ड एसेट खरीदता है, क्योंकि हमको बिजनेस करना है। तो देखो, बिजनेस करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, मेरे पास पैसा आ गया, अब पैसा आने के बाद सबसे पहले हमको फिक्स एसेट्स में पैसा लगाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स को हम लोग के सिलेबस में कैपिटल बजटिंग बोला जाता है। तो हम लोग कैपिटल बजटिंग में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कैपिटल बजटिंग में भी डिस्कशन करोगे। अब आप बोलोगे सर इसमें डिसीजन मेकिंग का क्या बात होगा, डिसीजन मेकिंग का बात होगा ही होगा। कैपिटल बजटिंग में क्या है, कैपिटल बजटिंग में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग कौन से फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि देखा जाए
हमको फिक्स एसेट से क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना है। तो वो फिक्स एसेट्स जो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा, जो ज्यादा से ज्यादा कमा कर देगा, वो फिक्स एसेट्स मेरे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो यहां पर भी हम लोग को डिसीजन मेकिंग करना होगा कि कौन से फिक्स एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, जहां हम ज्यादा से ज्यादा कमा सके। तो ये भी हम लोग का क्या है, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। तो जो भी बिजनेस में फंड आएगा उससे हम लोग जब फिक्स एसेट्स एक्वायर करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स करेंगे, तो उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग। और डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए व्हाट वी नीड, वर्किंग कैपिटल। डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी हम लोग को पढ़ना है कि हम लोग कितना रुपया हम लोग के पास एनी टाइम होना चाहिए। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अलावा हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है कैश मैनेजमेंट, ठीक है, स्टॉक मैनेजमेंट जिसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोला जाता है, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये सब अपने में हम लोगों का चैप्टर है, सब हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। देखा जाए तो कैश मैनेजमेंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कैश मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इस बोर्ड वर्क को कॉपी करो। देखो, आप पैसा लाए इक्विटी शेयर के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू, डिवेंचर के थ्रू, लोन के थ्रू, आप कुछ ना कुछ तो कीमत चुका रहे हो। अब कैश मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, कैश मैनेजमेंट में पढ़ना है कि हम लोग अपने पास कितना आइडियली कैश रखें। देखो, अगर कैश आप ज्यादा रखते हो तो इसका फायदा क्या है कि कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आया तो आप उस कैश के अवेलेबिलिटी की वजह से आप उसके बेनिफिट को उठा लोगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कैश है, अच्छा खासा आपके पास कैश बॉक्स में कैश रखा हुआ है। अब मान लीजिए आपके पास ऑफर आया कि ये सामान अगर आप खरीदोगे और कैश पेमेंट करोगे तो नॉर्मल डिस्काउंट 10% रहता है, लेकिन अभी इमीडिएटली खरीदोगे तो 20% डिस्काउंट देंगे। तो अगर आपके पास कैश ज्यादा है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर लोगे, क्योंकि देखा जाए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे उस पर डिस्काउंट मिलता है 10%, पर अभी डिस्काउंट कितना मिलेगा, 20%। तो अगर मेरे पास कैश रखा हुआ रहेगा तो तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को क्या कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। दैट इज द एडवांटेज ऑफ क्या बोलते हैं, पुटिंग मोर कैश इन हैंड। अपने पास अगर हम ज्यादा से ज्यादा कैश रखते हैं, होल्डिंग मोर एंड मोर कैश, तो ये मेरे पास फायदा है कि अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो तुरंत एंजॉय कर लेंगे। लेकिन इसका नुकसान ये है कि मान लो अपॉर्चुनिटी नहीं आया और उस कैश को हम आइडियली घर पे रखे हुए हैं, मतलब बिजनेस पे रखे हुए हैं, कैश बॉक्स में रखे हुए हैं, तो वो पड़ा पड़ा तो कुछ कर नहीं रहा है। और देखा जाए पड़ा पड़ा कुछ कर नहीं रहा है और उसके बदले हमको कॉस्ट चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो पैसा है वो तो पब्लिक से उठाया हुआ है ना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर के बदले, ठीक है। मान लो वो डिवेंचर का पैसा, लोन का पैसा, तो उसके बदले हमको इंटरेस्ट चुकाना है कि नहीं चुकाना है, तो हम तो इंटरेस्ट चुकाए जा रहे हैं और वो पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है। मतलब उस पैसे के लिए हम इंटरेस्ट चुका रहे हैं, वो पैसा कैश बॉक्स में आराम कर रहे हैं, तो ये भी तो अच्छा बात नहीं है। तो हम लोग को कैश मैनेजमेंट में एक आइडियल डिसीजन मेकिंग पढ़ना है कि हम कैश कितना रखें, ठीक है, जरूरत से ज्यादा ना रखें ना जरूरत से कम रखें, ठीक है। कम रखने से ये नुकसान होगा कि वो अपॉर्चुनिटी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ज्यादा रखने से ये फायदा होगा कि हम उस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर लेंगे। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है। अब अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं आया तो पड़ा पड़ा कैश हमको कुछ दे नहीं रहा है, तो वैसे हमको नुकसान होगा। तो ये सारे का सारा चीज हम लोग को डिसीजन मेकिंग में पढ़ना है, ठीक है। कैसे करते हैं डिसीजन मेकिंग वो पढ़ेंगे, वो तो हम लोग चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल में इसका सवाल का जवाब निकालेंगे कि भाई ये सब सवाल का जवाब हम लोग को ये सारे के सारे चैप्टर्स में मिलेगा, ठीक है। बस हम आपको भी ओवरव्यू बता रहे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि स्टॉक कितना रखे, ज्यादा रखे कि कम रखे, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टॉक ज्यादा रखते हो तो इसका मतलब आप ज्यादा से ज्यादा खरीदारी की हो, और ज्यादा से ज्यादा खरीदारी की हो और वो स्टॉक अगर आपके पास पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा है, तो आपका पैसा फंसा हुआ है और उस पैसे पे आप क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। और अगर स्टॉक कम रखोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि ग्राहक आए और लौट के चला जाए, तो स्टॉक में भी टेंशन है कि स्टॉक हम ज्यादा रखें कि कम रखें। अगर ज्यादा रखेंगे और मान लो ग्राहक आ गया तो ज्यादा बिक जाएगा, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि अनवांटेड ग्राहक, अचानक से अनएक्सपेक्टेड ग्राहक आ जाते हैं। अनवांटेड तो नहीं बोलेंगे, कस्टमर्स आर ऑलवेज वांटेड, ठीक है, बट द थिंग इज कि अनएक्सपेक्टेड कस्टमर आ जाए। अगर हम स्टॉक ज्यादा रखे हुए हैं और अनएक्सपेक्टेड कस्टमर आ जाए तो मेरे को फायदा देके ही जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो स्टॉक अगर हम कम रखे हुए हैं तो वही अगर अनएक्सपेक्टेड कस्टमर आ जाए, इनफैक्ट अगर रेगुलर कस्टमर भी आ जाए तो लौट के चले जाएंगे, तो वो भी टेंशन है, ठीक है।
और अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं होता है और स्टॉक हम ज्यादा रखते हैं तो उस स्टॉक में हमारा पैसा फंसा हुआ है, उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो कम हेडेक नहीं है। तो ये कोई छोटा चीज आप नहीं पढ़ रहे हो, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। तो हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो हम लोग को यही सब डिसीजन मेकिंग करना है कि स्टॉक ज्यादा रखे कि कम रखे। ज्यादा रखेंगे तो अनएक्सपेक्टेड कस्टमर को हम लोग आराम से क्या बोलते हैं सेटिस्फाई कर पाएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। लेकिन क्या बोलते हैं स्टॉक कम रखेंगे तो अनएक्सपेक्टेड कस्टमर तो छोड़ो, रेगुलर कस्टमर को भी हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। और देखो अगर एक ग्राहक खुश होता है तो वो 2 ग्राहक लेकर आता है, लेकिन अगर एक ग्राहक नाराज होता है ना तो वो 10 ग्राहक लेकर जाता है। ये चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है, कि अगर कोई ग्राहक खुश होगा तो एक अगर खुश होगा तो 2 ही लाएगा, पर अगर नाराज होगा ना तो 10 को लेके जाएगा। मतलब लाता कम है लेकिन ले जाता ज्यादा है, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये भी हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सीखना है कि स्टॉक कितना आइडियली रखा जाए। डेटर्स मैनेजमेंट, डेटर्स के साथ भी भयंकर वाला रिस्क है। अगर आप उधार में ज्यादा से ज्यादा माल बेचते हो तो अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा उधार में माल बेचोगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओगे। पर इसके साथ कौन सा रिस्क होता है, एकदम ठीक सोच रहे हो आप, इसके साथ कौन सा रिस्क होता है, बैड डेट का रिस्क होता है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा माल बेचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, पर ज्यादा से ज्यादा बैड डेट होने का भी रिस्क रहेगा, ठीक है। और भी मेरा खर्चा आता है, ठीक है। हम उन सारे के सारे डेटर को अगर उधार में माल बेचते हैं तो उसका हम लोग को हिसाब किताब रखने का खर्चा आता है, बार बार तगादा करने के लिए जाना पड़ता है, एक आदमी रखना पड़ता है तगादा करने के लिए, तो उसका भी मेरा खर्चा होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा उधार में माल बेचोगे तो ये अच्छी बात है, पर साथ साथ में आपका क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा उसके पीछे खर्चा भी होता है। आपको एक स्पेशलाइज्ड आदमी रखना पड़ता है तगादा करने के लिए, ठीक है। बैड डेट होने का रिस्क होता है, आपको अकाउंटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये सारे का सारा चीज हम लोग डेटा मैनेजमेंट में सीखेंगे। तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो हम बोर्ड पे 8 चैप्टर का नाम तो ऐसे ही लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके अलावा एक आध चैप्टर और हम लोग को पढ़ना है जो कि हम लोग के सिलेबस में, लाइक डिविडेंड पॉलिसी एंड ऑल, ठीक है। तो वो अलग चीज है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग को ये सारे का सारा चीज पढ़ना है। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब मनी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, कि पैसा कहां से आएगा और कैसे कैसे उसका सही सही तरीके से इस्तेमाल होगा। और अब हम लोग सारे के सारे अलग अलग चैप्टर्स में इनको अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज जो हम आपको पढ़ाएं उसको प्रॉपर्ली बस रिवाइज करना है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग का जो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट था ये इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम आपको ये आज इंट्रोडक्शन ब्रीफिंग नहीं देते ना तो आपको समझ में नहीं आता कि ये सब चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। आज जो हम कुछ भी बोले सारे चैप्टर से रिलेटेड, ये जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम फिर से रिपीट करेंगे। जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करेंगे तो फिर से हम याद दिलाएंगे कि हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, लेवरेज क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग का इतना ही। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।